आज मैं नम्रता बुलदेव श्री राम शिक्षा महाविद्यालय से फिर आपके सामने एक बार प्रस्तुत हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए रिसर्च फील्ड से कुछ वीडियो की श्रृंखला लेकर आई हूँ। अनुसंधान, खोज। अनुसंधान को आपने अपनी क्लासेस में समझा ही होगा। अनुसंधान के कुछ स्टेप होते हैं, कुछ चरण होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मेरा ये वीडियो केवल एमएड के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं काम आएगा, बल्कि मेरी ये जो श्रृंखला मैंने प्रारंभ की है, ये श्रृंखला अन्य रिसर्च की फील्ड में काम करने वाले, रिसर्च की फील्ड में कदम रखने वालों के लिए भी मददगार साबित होगा। तो चलिए हम अनुसंधान की बात करते हैं। अनुसंधान के कुछ स्टेप्स होते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान जो होता है उसमें कुछ चरणों का हमको फॉलो करना होता है, कुछ चरणों को हमको लेकर चलना होता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहली जो बात होती है, पहला जो मुख्य कदम होता है हमारा, वो होता है समस्या का चयन। फिर है परिकल्पना का निर्माण, फिर परिकल्पना का परीक्षण, निष्कर्ष निकालना और फिर उसकी रिपोर्ट तैयार करना। ये मोटे मोटे मेन कुछ स्टेप्स हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हम किसी रिसर्च के कार्य को पूर्ण रूप दे सकते हैं, जिसमें सबसे कठिन अगर कोई कार्य है, सबसे रिसर्च का या अनुसंधान के क्षेत्र का अगर सबसे कठिन अगर कोई कार्य ऐसा माना जाता है तो सबसे पहला स्टेप होता है और समस्या का चयन। समस्या का चयन सबसे बड़ी समस्या होती है। पहला ही कदम हमारा बहुत सही होना चाहिए। पहला ही कदम ये रिसर्च की फील्ड में एक प्रकार से पदार्पण कहलाता है। अब आप सोच सकते हैं, आपने वो कहावत भी सुनी होगी, वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर हमारी समस्या को अगर हम सही तरीके से समझ लेते हैं या सही दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, सही बात को लेकर के आगे बढ़ना चालू करते हैं, कार्य की शुरुआत अच्छी होती है तो उसका अंत भी बहुत अच्छा होता है। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर और कितनी महत्वपूर्ण विषय होता है अनुसंधान के क्षेत्र में। तो आइए हम बात करते हैं समस्या के अंतर्गत। हमें ऐसा, ये एक बहुत धैर्यपूर्ण और इसके लिए हमको बहुत सा उद्देश्य और एक कठिन परिश्रम के बाद या कठिन तरीके से हम इसको निकाल पाते हैं, चयन कर पाते हैं। तो ये कठिन प्रक्रिया कह सकते हैं कि यह कठिन प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत जो शोधकर्ता होता है उसे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत जगह देखना पड़ता है, बहुत चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है और ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसे इतना आसान नहीं समझ लेना चाहिए। आमतौर पे क्या होता है, विद्यार्थी या जो शोधकर्ता होता है वो ज़्यादातर अपने गाइड पर या अपने जो मार्गदर्शक होते हैं, शोध मार्गदर्शक पर निर्भर करने लगता है और वो चाहता है कि शायद उनको गाइड ही ये समस्या दे देंगे या निकाल कर दे देंगे। लेकिन उनके लिए भी यह समस्या, किसी भी समस्या को ऐसे रेडी करके रखना, किसी को दे देना, प्रस्तुत कर देना आसान नहीं होता। क्योंकि समस्या हमें, जब तक हम खुद समस्या को नहीं समझेंगे, जब तक हम उसका चयन नहीं करेंगे, स्वेच्छा से अगर हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम कभी भी उस अनुसंधान कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसीलिए जो समस्या होती है उसको बहुत सोच समझ कर और बहुत ध्यानपूर्वक हमें इसका चयन करना चाहिए। तो आइए चलिए अब हम समस्या के कुछ स्टेप्स के बारे में आगे बढ़ते हैं और समस्या के कुछ बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। तो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम के बारे में बताया। करलिंघम जी हैं। इनकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बुकिश इसमें बताऊं तो करलिंघम ने कहा है कि समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ध्यान से सुनिएगा, समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य या कथन होता है जिससे यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है
कि दो या दो से अधिक चर किस प्रकार का संबंध के बीच में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है या उनके बीच में किस प्रकार का संबंध है। तो समस्या के अंतर्गत ये तो सिंपल समस्या के बारे में उन्होंने बता दिया कि समस्या एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें दो या दो से अधिक वेरिएबल हो सकते हैं और उन वेरिएबल के बीच में हम देखेंगे संबंध देखेंगे। लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है समस्या की प्रक्रिया को से गुजरना और उसका सही चयन करना ये एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसमें अगर हम बात करें तो समस्या कहाँ उत्पन्न होती है। मैकडूगल के अनुसार उन्होंने कहा कि समस्या वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ ज्ञान का अवरोध हो या उसमें रुकावट हो या गैप हो या उसमें घटना ऐसी घटना हमको सब चीज़ों का ज्ञान तो होता है, हमको चीज़ों के बारे में पता तो उसकी जानकारी तो होती है लेकिन उसकी विस्तृत हमको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। तो हमारे नॉलेज में हमारे ज्ञान में जब या किसी बात को फॉलो करने के बीच में जब गैप एक निर्माण हो जाता है या एक अवरोध निर्माण हो जाता है वही समस्या होती है, उसका संबंध समस्या से होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो विरोधी परिणाम। कभी कभी क्या होता है कुछ कार्य जब हम करते हैं तो उस कार्य के बीच में कुछ परिणाम हमको प्राप्त होते हैं और वो परिणाम जो है वो हमें अपील नहीं करते या वो हमें समझ में नहीं आते या वो हम उस पर सही तरीके से अम, आत्मसात नहीं कर पाते उन चीज़ों को। तो वहाँ एक समस्या खड़ी हो जाती है, वहाँ एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। और तीसरा है एक तथ्य की व्याख्या। कभी कभी क्या होता है कि एक तथ्य की व्याख्या मतलब सीमित जितना हम कोई समस्या को लेकर के समझो कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को करते करते अगर हम उससे हमारा जो कार्य है और पुराने जो कार्य स्थापित जो कार्य है स्थापित जो सिद्धांत है या स्थापित जो पुरानी जो बात है उसको अगर हम अपने किए गए कार्य के साथ उसके बीच में संबंध स्थापित कर पाते हैं और कुछ नया निकाल के लाते हैं तो उससे समझ में आता है कि ये कार्य आगे बढ़ा, इनके बीच में संबंध है या ये कुछ नया खोज कर पाए हैं, तो वहाँ वो सार्थक हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसके साथ में रिलेट नहीं कर पाते, हम संबंध स्थापित नहीं कर पाते, पुराने कार्यों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि हम अपने कार्य में सक्षम नहीं है, हम उसके सिद्ध करने में सक्षम नहीं हो पाए या रिसर्च करने वाला जो है वो नहीं कर पाया। तो यहाँ ये अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से ये तीन स्थितियाँ होती हैं जिनके आधार पर समस्या उत्पन्न होती है या समस्या हमारे सामने आती है। अब ये समस्याओं की कुछ जो समस्या क्या होती है ये तो हमने समझ लिया, समस्या की विशेषताएं क्या होती है। समस्या की विशेषता ये होती है एक तो ये समस्या समाधान योग्य होनी चाहिए, समाधान योग्य होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि इस समस्या को हम हल कर सकें। जैसे कभी कभी दर्शन के क्षेत्र में या धार्मिक कोई हम अगर समस्या को ले लेते हैं या किसी स्थापित सत्य को ले लेते हैं और इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं इस प्रकार की समस्या को कभी भी हम हल नहीं कर सकते या ये समस्याओं का समाधान हम नहीं कर सकते। तो ऐसी समस्या लेने का कोई मतलब ही नहीं है कि जो हमको पता है कि जो विवादास्पद होती हैं या जो स्थापित सत्य होते हैं उन पर हम कभी भी रिसर्च नहीं कर सकते, अनुसंधान नहीं कर सकते। तो ये ऐसी समस्या नहीं होना चाहिए। समस्या हमेशा समाधान योग्य होनी चाहिए, उसमें हल करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहनी चाहिए। फिर है समस्या परीक्षण योग्य होनी चाहिए। मतलब ऐसी समस्या का हम चयन करें जिस समस्या का हम परीक्षण कर सके, जिस समस्या को हम सॉल्व कर सके या जिसको उसमें संभावना ये बनी रहे कि हम उसका परीक्षण करके जांच करके उसमें कुछ टूल्स यूज़ कर सकें और उसको हम समाधान कर सकें उसका, तो वैसी होनी चाहिए। फिर तीसरा जो पॉइंट होता है कि एक वैज्ञानिक समस्या से संबंधित आंकड़ों का स्वरूप परिणामात्मक होना चाहिए। मतलब जब हम एक साइंटिफिक जो समस्या लेते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं और इससे संबंधित हम जब आंकड़ों का स्वरूप जो देखते हैं वो मापन योग्य होना चाहिए। मापन योग्य होना चाहिए अर्थात जैसे उसको हम हल कर सके, उसमें बोधगम्य होना चाहिए या हम उसको समझ सकें
या वो समस्या हमें दिखनी चाहिए। जैसे एक विद्यार्थियों को, अगर आप विद्यार्थियों के समस्याओं को लेते हैं, किसी शोध के अंतर्गत आप लेते हैं कि विद्यार्थियों की बुद्धि का उनके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। अब उनकी बुद्धि का उनके सामाजिक व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, या उनकी बुद्धि का उनके शैक्षिक व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, तो ये समस्या, इसमें हम इसको जांच सकते हैं, इसके लिए आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, इनको हम परख सकते हैं। लेकिन हम अगर बच्चों के ऐसी चीज़ों को ले लें, ऐसे वेरिएबल्स का चयन कर लें उसके अंतर्गत, कि जिनको हम परिमाण, उनको हम नाप तौल नहीं सकते या उन पर नियंत्रण नहीं रख सकते, इस तरीके के अगर विषय वस्तु को हम ले लेते हैं या चयन कर लेते हैं समस्या का, तो वो समस्या सही नहीं होती। तो इसकी विशेषता होती है कि इसमें समस्या की विशेषता है कि इसमें आंकड़ों का स्वरूप जो होता है वो परिमाणात्मक, मतलब मापन करने योग्य होनी चाहिए। फिर एक मनोवैज्ञान चौथा है, एक मनोवैज्ञानिक समस्या से संबंधित चरों का स्वरूप स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। अब एक समस्या, जो वैज्ञानिक समस्या होती है, इसमें संबंधित जितने भी वेरिएबल होते हैं वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए, या उनमें जो वेरिएबल्स, जब हम आगे पढ़ेंगे तो वेरिएबल में देखेंगे कि स्वतंत्र और परतंत्र चर पाए जाते हैं, तो इनमें स्पष्टता होनी चाहिए। हम किसको स्वतंत्र ले रहे हैं, किसको परतंत्र ले मान रहे हैं, या किसका प्रभाव किस पर देख रहे हैं, किसके बीच में संबंध देख रहे हैं, तो वो वेरिएबल स्पष्ट होने चाहिए, और उन वेरिएबल का आपसी संबंध भी स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे, अगला है, एक वैज्ञानिक समस्या का स्वरूप सीमाबद्ध होना आवश्यक होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। किसी भी हम समस्या लेते हैं, हमारी समस्या की एक लिमिट होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए, एक सीमा के अंदर हम कार्य दायरे में रहकर काम करें। अब हम अगर एक समस्या ले लेते हैं कि अ, सभी विद्यार्थियों की, या विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा का अध्ययन करें। अरे कौन से विद्यार्थी, कहाँ के विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, और शैक्षिक आकांक्षा हम देखेंगे तो किस स्तर के बच्चों का देखेंगे, हमने इसको लिमिटेशन नहीं, तो यहाँ पर ये असीम हो जाता है। अब हमारे छत्तीसगढ़ में बात करें तो कितने ही विद्यार्थी हैं, तो क्या हम सबका अध्ययन कर सकते हैं, या सबका ज्ञान, सबको की शैक्षिक आकांक्षा या शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें अपनी जो समस्या होती है, इसके स्वरूप को सीमित करना होता है, इसको एक लिमिट में बांधना होता है। तो ये हुआ आपका समस्या का, कैसे समस्या, समस्या की विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे समस्या के प्रकार। समस्या के प्रकार, समस्या के प्रकार मतलब जो समस्याएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, या विभिन्न क्षेत्रों से लिए जाती हैं, विभिन्न क्षेत्रों से हम इसका उपयोग करते हैं। तो समस्या के प्रकार जो होते हैं, ये आपके सामने है। सैद्धांतिक समस्या, व्यवहारिक समस्या, सर्वेक्षण संबंधी समस्या, सहसंबंध संबंधित सहसंबंध संबंधात्मक समस्या, और प्रायोगिक समस्या। और भी अन्य कई समस्याएं होती हैं, और भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है सैद्धांतिक समस्या। सैद्धांतिक समस्या वह समस्या होती है जिसका उद्देश्य एक बौद्धिक या तार्किक पक्ष से का विशेष इसमें महत्व दिया जाता है। मतलब ये किसी सिद्धांत से संबंधित है, इसमें तार्किक चीज़ होती है, लॉजिकल बातों के को महत्व दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो ऐसी समस्याएं जो होती हैं, वो जो पूर्व स्थापित कोई, पहले से स्थापित कोई सिद्धांत है, या कोई खोज पहले हो चुकी है और उसमें कोई परिवर्तन लाना है, या इन सब चीज़ों को सैद्धांतिक समस्या के अंतर्गत हम लेंगे कि उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, या कुछ नया उसमें परिवर्तन लाने का काम करेंगे, वो सैद्धांतिक समस्या होती है। फिर एक प्रकार होता है व्यवहारिक समस्या। व्यवहारिक समस्या का संबंध जो होता है वो व्यवहार से होता है, या व्यवहारिक जीवन से होता है। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक, या और भी कई क्षेत्र जो होते हैं, मनोविज्ञान के क्षेत्र होते हैं। इसमें जो कठिनाइयाँ आती हैं, इन इन स्तरों पे जो तनाव देखे जाते हैं, या जो इनके बीच में कुछ कमियाँ देखी जाती, कुछ अभाव देखे जाते हैं,
जिनका प्रभाव सामाजिक रूप से या व्यवहारिक रूप से जीवन पर पड़ता है या आसपास के क्षेत्र परिप्रेक्ष्य में। इस परिप्रेक्ष्य में जिसका हमको अध्ययन करना पड़ता है, ऐसे चीज़ों को हम लेते हैं और इसे हम व्यवहारिक समस्या कहते हैं। अब सर्वेक्षण संबंधी समस्या। सर्वेक्षण संबंधी समस्या के अंतर्गत वे चीज़ें आती हैं जिनका संबंध सामान्य घटनाओं के संबंध के, मतलब जैसे आंकड़ों का संकलन। हमने सर्वेक्षण जो करते हैं, सर्वेक्षण मतलब डाटा या किसी चीज़ के किसी फील्ड में जा कर के या किसी क्षेत्र विशेष में जा कर के वहाँ का हम सर्वेक्षण करते हैं। तो ऐसी जो समस्या जो सर्वेक्षण से संबंधित होती है या जिसके अंतर्गत किसी व्यवस्था के बारे में या किसी विश्लेषण के बारे में या किसी चीज़ों के बारे में उसकी विवेचना करने से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, उस प्रकार की समस्या अगर हम लेते हैं तो वह सर्वेक्षण संबंधी समस्या कहलाती है। जिसमें अर्थात इसके अंतर्गत जो सर्वेक्षण संबंधित जो समस्या होती है उसमें किसी भी सामान्य घटना, सामान्य कार्य, सामान्य घटनाओं से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जाए या उनके व्यवस्थापन या उनका विश्लेषण किया जाए और उनके में जो प्रयोग किए गए जो चर हैं वो चरों का आपस में उनका व्यवस्थापन, उनका कितने सार्थक हैं, कितने बोधगम्य है या नहीं है, ग्राह्य है या नहीं, तुलनात्मक हो सकते हैं या नहीं, या है तो किस स्तर के हैं, ये सब सर्वेक्षण संबंधित समस्याएं हम लेते हैं अगर, तो उस प्रकार की समस्याओं का चयन करके हम शोध प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। सहसंबंधात्मक, आखिरी जो हमारा जो चौथा है, जो चौथा बिंदु है वो है सहसंबंधात्मक समस्या। सहसंबंधात्मक मतलब सहसंबंध, संबंध से आप समझ रहे होंगे कि दो चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित करना, दो बातों के बीच में संबंध स्थापित करना। तो सहसंबंधात्मक जो समस्या होती है उसके अंतर्गत हम पहले की गई, पूर्व घटित हो चुकी घटना और बाद में होने वाली घटना के बीच में अगर हम संबंध देख रहे हैं, या फिर हम किसी दो वेरिएबल को चुनते हैं, दो चरों को चुनते हैं और दो चरों के बीच में, उनके बीच में संबंध कि धनात्मक है या ऋणात्मक है या शून्य है या नहीं है, इस तरीके के जब हम किसी ऐसी समस्या का चयन करते हैं जिसमें हम ये देखना होता है, तो वह सहसंबंधात्मक समस्या कहलाती है। फिर है प्रयोगात्मक समस्या। प्रयोगात्मक समस्या आप समझ सकते हैं, नाम से ही एक्सपेरिमेंटल टाइप की समस्या होती है ये, जिसके अंतर्गत प्रयोगात्मक समस्या के अंतर्गत हम उन समस्याओं को लेते हैं जब दो या दो से अधिक जो चर लेते हैं हम, उनके बीच में वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर हम उन समस्या का समाधान किया जाना संभव हो सकता है। तब हम ऐसी समस्या को प्रायोगिक समस्या या प्रयोगात्मक समस्या का नाम देते हैं, प्रायोगिक समस्याएं कहते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे दार्शनिक समस्याएं। दार्शनिक समस्याएं मतलब जो दर्शन के क्षेत्र से ली जाती हैं। ऐतिहासिक समस्याएं जो इतिहास के क्षेत्र से, जिसमें कुछ जो है वो विशेष परिस्थितियों में या विशेष घटनाओं के जो घटित हो चुकी हैं, जो पहले से हो चुकी है और उनमें जो हमको विकास देखने को मिलता है या उनमें विभिन्न बिंदुओं में जो छूटे हुए विषय हैं उन पर जब हम बात करते हैं, तो इस तरीके की जो समस्या होती है उसका चयन जब हम करते हैं तो वो ऐतिहासिक समस्याएं कहलाती हैं। इस तरीके से हमारे पास में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं जिनका अध्ययन हम करते हैं या हमें हमारे द्वारा किया जाता है। अब अगला हम लेते हैं समस्या के स्रोत। समस्या के स्रोत आप तो समझ ही रहे होंगे कि समस्या के स्रोत किस किस प्रकार के हो सकते हैं। अब स्रोत मतलब जहाँ से, जिन क्षेत्रों से हम समस्याओं को चयन करेंगे, समस्याओं का चयन हम जिन क्षेत्रों से करते हैं वे हमारे समस्या के स्रोत कहलाते हैं। वो उन जगहों से हम उसका चयन करते हैं। तो ये स्रोत जो होते हैं ये व्यक्तिगत अनुभव, पहला है व्यक्तिगत अनुभव। अब व्यक्तिगत अनुभव मतलब जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा होता है या उसका अपना अनुभव होता है कि समझो वो कोई किसी कार्य को उसने लिया, उदाहरणार्थ अगर उसने किसी कार्य को करना शुरू किया
और उसका अनुभव ये कहता है कि ये कार्य एक निश्चित स्तर पर जाकर के इसके बाद ये फलीभूत नहीं हो सकता या इसका हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे ये समस्या उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि जिस उद्देश्य से उस कार्य को किया जा रहा है वो उद्देश्य की पूर्ति या प्राप्ति हमको नहीं हो रही, या उसमें कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है, उसके कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी समस्या जो होती हैं ये व्यक्तिगत समस्या होती है। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो कि कभी अगर किसी के घर आप गए और आपको समझ में आया कि उनके यहाँ पर बच्चे को बहुत डांटा जाता है, फटकारा जाता है या उसे बार बार टोका जाता है, तो वो बच्चा जो है उसकी रिएक्शन जो है वो बहुत वाई, और वो हमेशा शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा बहुत मिसबिहेव करता है, बहुत आदर नहीं करता, बात नहीं सुनता, इस तरीके से। तो आपका अनुभव क्या कहता है? आप जब देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं, आपके लिए वो एक समस्या भी हो सकती है, एक शोध का विषय भी हो सकता है कि क्या जो बच्चे पर ऐसी बंदिश लगाने से या उसे बार बार टोकने से या माता पिता का जो कटु व्यवहार, जो कड़वा व्यवहार उस बच्चे के साथ हो रहा है, उसके कारण बच्चों का जो वो आक्रामक हो जाता है या वो चिड़चिड़ापन या उसमें मिसबिहेव करने लगता है, ये व्यवहार उसमें उसके कारण उत्पन्न हो रहा है, ये भी एक समस्या है। तो ये समस्या हमारे अनुभव से उत्पन्न हुई। तो इस तरीके से हम व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे वो स्रोत होते हैं जिसके द्वारा हम समस्या का चयन कर सकते हैं। अगला है हमारा संदर्भ साहित्य का अध्ययन। जो हमारी समस्या निकल के आती है उसका एक स्रोत होता है संदर्भित साहित्य। मतलब जो समस्या होती है वो बच्चों की, व्यक्ति की जो प्रयोग करता है, उसको उसके रुचि से संबंधित या उसके क्षेत्र से संबंधित हो, और वह उससे रिलेटेड जो अध्ययन करता है। कभी कभी आप जर्नल पढ़ रहे हैं या कोई ग्रंथ, अपने संदर्भ ग्रंथ या किसी को फॉलो किया, और उसको पढ़ते पढ़ते आपके जो उपलब्ध जो ज्ञान है वो आपको ऐसा लगता है कि इससे अलग भी कुछ हो सकता है, या इसमें और भी कुछ जोड़ा जा सकता है, या इसको और काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, या कुछ एक अलग कल्पना या अलग समस्या आपके दिमाग में निर्मित होती है, और उस तरीके के समस्या का आप अगर चयन करते हैं तो ये भी एक स्रोत होते हैं, जो संदर्भित ग्रंथ होते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल देखते हैं या जर्नल्स देखते हैं। इन सब चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं और इनका उपयोग जब हम करते हैं और उसमें से अगर हमारे सामने समस्या निकल के आती, तो वो भी एक संदर्भित ग्रंथ भी जो होते हैं वो एक समस्या का स्रोत हो सकते हैं। फिर तीसरी बात है पूर्व हो चुकी अनुसंधानों का सर्वेक्षण। एक जो समस्या का स्रोत होता है कि पहले जो कार्य हो चुके हैं, जैसे किसी जर्नल को आपने देखा या किसी के कार्य को आपने देखा, तो सजेशंस देते हैं उसका, या पहले से जो उन्होंने उन अध्ययनों को आपने अध्ययन किया, उन अध्ययनों को आपने आर्टिकल्स को पढ़ा या जर्नल को फॉलो किया, और उन अध्ययनों के आधार पे आप पूर्व में हो चुके कार्यों को देख करके, उसका सर्वेक्षण करके, उसके से ऑब्जर्वेशन करके, और तब आप निर्धारित करते हैं। वो भी एक स्रोत हो सकता है आपके लिए, एक समस्या आपके सामने आपको मिल सकती है, या उसका उसका विश्लेषण आप करेंगे और उसका ध्यान देंगे कि वो एक समस्या आपके लिए है, तो ये भी एक स्रोत हो सकता है। फिर है सामाजिक, तकनीकी एवं शैक्षिक परिवर्तन। सामाजिक, तकनीकी एवं शैक्षिक मतलब समाज, तकनीक और शैक्षिक परिवर्तन। जो समाज होता है, समाज में नित नए परिवर्तन होते हैं, टेक्नोलॉजी में आजकल नित नए परिवर्तन हो रहे हैं। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, या समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं, अभी लेटेस्ट में ले लीजिए कोरोना वायरस के कारण जो लोग, लॉकडाउन का जो इफ़ेक्ट है, वो भी एक प्रकार की समस्या हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का जो पर आधारित जो ये भी चीज़ें जो होती हैं, सामाजिक, तकनीकी या शैक्षिक परिवर्तन जो हो रहे हैं नित नए, इन परिवर्तनों के आधार पर भी ये भी एक हमारे लिए समस्या का स्रोत हो सकते हैं। इनके द्वारा ये समस्याएं भी हमको मिल सकती हैं, या इनसे भी हम समस्याएं उठा सकते हैं। फिर है
ये समस्याएं हो सकती, जिन समस्याओं को हल करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, या इन्हीं से हम अपनी समस्याएं ले सकते हैं। हमको इस तरीके का अध्ययन करते रहना चाहिए। अब किसी सिद्धांत अगली इसके अलावा भी कुछ और समस्या के स्रोत हो सकते हैं। जैसे पहले से कुछ सिद्धांत बने हुए हैं और वो सिद्धांत जो है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वो पहले जब खोजे गए थे, जब से वो सिद्धांत चल रहे हैं, उस समय की परिस्थिति के अनुसार वो सही थे। लेकिन अब वर्तमान में अगर उसका हम उपयोग करना चाहते हैं, या अब वर्तमान में अगर हम उसका उसको देख रहे हैं, तो वो अप्लाई नहीं हो सकते। तो ऐसे इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो ये भी हमारे लिए समस्या का एक स्रोत हो सकता है। उसके अलावा वर्तमान पद्धतियाँ जो हैं उसमें कुछ संदेह उत्पन्न हो जाए। अब जैसे आपके सामने जो कोरोना वायरस है, अब ये वायरस जो है वो पुराने डिपेंड करने वाले जो वायरसेस हैं, या पुराने जो वायरस थे, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जा रहा है कि ये उसी का एडवांस रूप है। तो इनमें परिवर्तन हुआ। तो अब जो अध्ययन का शोध करने वाले जो लोग हैं, वो उसको आगे इसी कार्य को, जो पहले जो चला आ रहा है, जो सिस्टम चला आ रहा है, या जो वायरल या जो दूसरे सिम्टम्स थे या दूसरे वो थे, उसमें अध्ययन करेंगे और उसी कार्य को आगे बढ़ा के और फिर वो कोरोना वायरस से संबंधित अध्ययन करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो वर्तमान पद्धति है, जो अभी चला आ रहा है, जो ट्रेडिशन है, जो मान्यताएं हैं, उसमें उस पद्धति में कुछ हमको संदेह उत्पन्न हो जाता है, या खटकने लगता है, या वो लागू नहीं हो पा रहा है। तो उसमें नया अगर हम करते हैं, तो ऐसे इसको जो है, ये भी एक स्रोत हो सकता है, समस्या का स्रोत, परिस्थिति भी हो सकती है। उसके बाद हम अगर और एक स्रोत की बात करते हैं, तो वो है विचार विमर्श। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो पहले से स्थापित नहीं होती हैं, या पहले से होती है, हम हमारे सामने कोई एक ऐसा विषय वस्तु निकल के आई और फिर उस पर हम किसी से चर्चा करते हैं, चर्चा करते करते अचानक कोई चीज़ हमको उससे संबंधित, या उससे विरोधाभासी, या उसके समान या समकक्ष कुछ हमको ऐसा देखने को मिलता है जो अछूता रह गया हो, या जिस पर कार्य नहीं हो पाया। तो ये वार्तालाप के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा, या हम जो समस्याएं हैं उनको ले जाकर अपने गाइड के साथ कभी बैठकर आप अगर, या अपने शोध निर्देशक जो हैं उनसे डिस्कस कर रहे हैं, उनसे आपने वार्तालाप किया, विचार विमर्श किया, या बुद्धिजीवियों के बीच में, या सेमिनार हुआ, वर्कशॉप हुआ, या किसी बैठ इसमें गोष्ठी संगोष्ठी में गए और वहाँ पर कोई एक किसी ने अपना पेपर प्रस्तुत किया, या किसी ने अपनी रिसर्च बताई, तब आपको क्लिक कर जाए, तब आपको याद आ जाए, समझ में आ जाए कि इसमें से ये दूसरा बिंदु या पहलू अछूता रह गया, या इस पर भी काम किया जा सकता, तो वो भी एक स्रोत हो सकता है। इस तरीके से समस्या के स्रोत कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जिन बिंदुओं के आधार पर समस्या का चयन किया जा सकता है, या समस्या के चयन के दौरान हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे संबंधित क्षेत्र में जो व्यक्ति वास्तव में कार्य कर रहे होते हैं, तो उन्हें किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उस क्षेत्र में, उससे संबंधित हम उसका ये चीज़ें हमको समस्या चयन करने में मदद कर सकता है। फिर वर्तमान में या पिछले कुछ वर्षों में जो समस्याएं अनुसंधान में हुई है उससे संबंधित, ये हम बात कर चुके हैं, लेकिन ये इसमें से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिटर्न लिखित रूप में आपके सामने रख रही हूँ। अगर आपको उपयोगी है तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान हुए हैं, तो उसके नियम या जिस भी प्रकार की बातें तथ्य सामने आए हैं उनको देखना, या फिर उन तथ्यों को जो सामान्य रूप से व्यवहारिक इसमें उपयोगी नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसका क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। या कुछ चीज़ें ऐसी हेल्प करती हैं, हमको सहायक होती हैं, जैसे संबंधित क्षेत्र में कुछ परिणाम आए हैं, जो अनुसंधान के परिणाम को, जो हम उसका अनुसंधान तो हो गया लेकिन हम उस पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, या उसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका वो जो अनुसंधान करने के बाद भी जो भूमिगत स्तर पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता, तो उसका भी अध्ययन हमको करना चाहिए। फिर कुछ अनुसंधान के द्वारा जो कई नई समस्याएं निकल के आती हैं, वो भी हमको मददगार साबित होती हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन पर
किए जाने वाले कार्य जो हैं वो कौन कौन सी कठिनाइयाँ इसके अंतर्गत आई हैं, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। तो इस आधार पे हम अपनी समस्याओं के जो चीज़ें हैं ये हमारी समस्याओं के सहायक सिद्ध होती हैं समस्या चयन के अंतर्गत। अब चयनित जो समस्या है, अब हमने समस्या चलो हमने देख ली, हमारी हमने समस्या का निर्धारित कर लिया, तो सबसे पहले जो हमको बात होती है कि समस्या चयन का हमको मूल्यांकन कर लेना चाहिए। केवल समस्या चयन कर ली और हम खुश हो जाते हैं और हम उस पर काम करने लगेंगे, ऐसा इसको स्थायी नहीं मान लेना चाहिए। इसकी बजाय हमको इसके चयनित समस्या का मूल्यांकन करना चाहिए। तो चयनित समस्या के मूल्यांकन करते समय हमको इन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे समस्या शोधकर्ता की रुचि के अनुकूल होनी चाहिए। बिल्कुल समस्या जो होती है उसका चयन हमको पहले ही अपने क्षेत्र निर्धारित कर लेने चाहिए और उसी के आधार पर हमको अपनी रुचि, अपना समझ, अपना ज्ञान और अपना जो फील्ड हमारा होता है उसको निर्धारित निश्चित करते जाना चाहिए और इस तरीके से हमको समस्या का चयन करना चाहिए। फिर समस्या जो है वो मौलिक होना चाहिए। मौलिक होने का अर्थ है कि समस्या ऐसी होनी चाहिए जिससे कुछ नया निकल के आए या उसमें कुछ नयापन देखने को मिले, वही मौलिकता कहलाती है। और कभी भी समस्या पहले से अगर काम हो चुके हैं या पहले से, तो फिर वो समस्या समस्या नहीं रह जाती। उसमें हमको कुछ ना कुछ अलग या कुछ ना कुछ नया परिप्रेक्ष्य में या नए तरीके से या कुछ अलग तरीके से या उससे कुछ आगे बढ़कर जो हमको उपलब्धि हासिल होगी, ऐसी समस्याओं को होना चाहिए। तो समस्या का चयन करते समय इन चीज़ों का मूल्यांकन ज़रूर करना चाहिए। फिर समस्या शोध संभव होनी चाहिए, मतलब वही मैंने आपको बताया कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जैसे धार्मिक मान्यता है या कोई विवादास्पद कोई चीज़ है, बात है, घटना है या किसी ऐसा कार्य जो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से या धार्मिक तरीके से अगर सामने आता है, तो ऐसी समस्या का नहीं लेना चाहिए। समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें शोध संभव हो सके, जिस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक नियमों लागू हो सके। फिर है समस्या महत्वपूर्ण उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। कभी भी हम समस्या लेते हैं वह जोड़ तोड़ नहीं करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए, या बस हमें करना है पीएचडी करनी है तो हमको शोध करने के लिए एक विषय चाहिए तो हम कुछ भी ले लेंगे, यहाँ का वो वहाँ का मटेरियल उठा लेंगे और हम उस पर कार्य करने लगेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। समस्या जो होनी चाहिए वो महत्वपूर्ण, बहुत समाज के लिए या उसका मास स्केल पर उसका कोई ना कोई उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। और हमारा वो जो हम जिस कार्य को कर, जो समस्या का चयन कर रहे हैं और जिस पर अनुसंधान करना चाह रहे हैं, वो सउद्देश्य होना चाहिए। फिर समस्या शोधकर्ता की योग्यता एवं क्षमताओं के अनुकूल होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। कभी कभी हम बहुत सारे वेरिएबल पे काम करने के लिए या बहुत बड़ा क्षेत्र का चयन कर लेते हैं या बहुत कठिन समस्याओं का चयन कर लेते हैं, तो हमेशा शोधकर्ता को ये चाहिए कि वो अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को परखे, देखे, अगर और अपनी रुचि देखे, अपने कार्य को करने के प्रति अपनी निष्ठा देखें और तभी वो निर्धारित करें कि उनको ये समस्या उनके योग्य है या नहीं, उसका चयन किया जाना चाहिए या नहीं। अगर हम अपनी योग्यता और अपनी क्षमताओं के से ऊपर की चीज़ अगर हम ले लेते हैं या उसके ऊंचे स्तर की का पर करने लगते हैं, तो हमारे लिए वो आगे जा कर के रिसर्च का कार्य या अनुसंधान का कार्य अधूरा रह सकता है या बहुत सी बाधाओं का सामना हमको करना पड़ सकता है। अब जब हम मूल्यांकन कर लेते हैं तब हम समस्या का चयन कर लेते हैं, और अपने इसके बाद में भी हमको अपने शोध निर्देशक से मिलना चाहिए, उनके सामने कुछ बिंदु रखने चाहिए, कुछ विचार विमर्श करना चाहिए, और तब कहीं जाके समस्या को किसी को फाइनल करते हैं। तब उसका कथन कैसा बनाया जाए, कथन मतलब एक स्टेटमेंट, इसी कथन के आधार पर आपका आगे का कार्य होने वाला है, किया जाना है। तो ये इसका जो तरीका होता है वो अ, बहुत निर्धारित होता है, निश्चित होता है। समस्या का कथन जो होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें सभी चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए, इसमें वेरिएबल स्पष्ट होने चाहिए, मतलब जिन चरों का हम प्रयोग कर रहे हैं, फिर उनके बीच में हम क्या देखना चाह रहे हैं, फिर उसका संबंध कैसा है, उसका अध्ययन कैसा करना है। तो ये सारी चीज़ें
हमें हमारे कथन पर निर्भर करती है कि हम अपने कार्य को किस दिशा में लेके जाने वाले, या ये जो समस्या का हम चयन कर रहे हैं, ये समस्या को हमको किस स्टेप में, किस क्रम में हमको आगे बढ़ना है। तो ये सब हमारा इस कथन के ऊपर निर्भर करता है। कथन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो रूप होना चाहिए, तो सरल रूप में एक स्टेटमेंट के रूप में भी हो सकता है, कभी कभी ज़्यादातर समस्या जो होती है वो प्रश्न रूप में भी होती है। आज के आधुनिक समय में प्रश्न रूप की समस्या जो होती है, इसका ज़्यादा महत्व या ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम सामान्य स्टेटमेंट के आधार पे, या तो हम कभी तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, या कभी हम संबंध देख रहे हैं, या किसी चीज़ का प्रभाव देख रहे हैं, तो वो हमारा स्पष्ट होना चाहिए। वेरिएबल्स अक्षरों को भी स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए। तो सरल और प्रश्न रूप में, दोनों रूप में हो सकती है। फिर प्रस्तुति जो इसकी संक्षिप्त और सुतथ्यात्मक होनी चाहिए। मतलब इसमें हर चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए। आपका जो तरीका है लिखने का वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, और उसका जो शब्दावली है वो बहुत आसान और बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से आपको देना चाहिए, प्रस्तुत की जानी चाहिए। यहाँ पर जो हम कथन के साथ में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये शब्द एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सोच समझ कर लिखना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पे आपका रिसर्च का कार्य आगे बढ़ने वाला है। फिर स्पष्ट एवं चरों में भी स्पष्टता होनी चाहिए। जो आपके कथन होता है वो एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, और इसमें वेरिएबल्स को, जो हमने देखा है कि देखेंगे भी आगे कि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, या जो चर का प्रयोग हम जिन वेरिएबल्स का हम उपयोग कर रहे हैं, वो एकदम स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए, और उनका जो विवरण है वो भी, मतलब जो स्पष्टता है प्रश्न रूप में या साधारण वाक्य के रूप में, उनकी स्थिति, चरों की स्थिति एकदम स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। और अनुसंधान का जो क्षेत्र का विस्तार स्पष्ट होना चाहिए। मतलब हम किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो निर्धारित होना चाहिए। जैसे हम कर रहे हैं, अगर हमें लेना है विद्यार्थियों पर करना है, या हमें शिक्षकों पर करना है, या हमें उच्च स्तर के विद्यार्थियों के, मतलब कॉलेज लेवल के विद्यार्थियों पर करना है, हमें किस पर काम करना है हमारे लिए, या हमें कितने ज़िले लेने हैं, या हमें हमारे अनुसंधान का क्षेत्र, हमारी विषय वस्तु का जो हम चयन, समस्या का जो चयन कर रहे हैं, ये समस्या बहुत बड़ी ना ले लें और बहुत छोटी भी ना ले लें। तो हम इसको जो है एक क्षेत्र को निर्धारण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। फिर परिभाषीकरण। परिभाषीकरण मतलब विश्लेषण करना। समस्या, जो हमारी समस्या है, इस समस्या का विश्लेषण करना, इस पर भी ध्यान देना हमें बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंतर्गत समस्या अनुसंधानकर्ता के विस्तार को सीमित करता है। समस्यागत जो अनुसंधानकर्ता होता है, जो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सीमांकन या उसका परिसीमन करते हैं, या उसको हम लिमिट इसकी बना देते हैं, निर्धारित करते हैं, और इसका विश्लेषण कर लेना बहुत ज़रूरी है कि ये समस्या कहाँ उत्पन्न, कहाँ के लिए इस पर देखेंगे हम, मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों पर करेंगे, या हाई स्कूल के करेंगे, या फिर हम उच्च स्तर के बच्चों पर, कॉलेज लेवल पे करेंगे, या शिक्षकों पे करेंगे, या किसी सीमित क्षेत्र के लोगों पर करेंगे, या समाज के ऊपर करेंगे। जैसा जो हमारा क्राइटेरिया है, जिस भी क्षेत्र को हम निर्धारित कर रहे हैं, उसका जो कितना हम उसको एलिब्रेट करेंगे, कितना विस्तार करेंगे, वो समस्या का चयन करते समय ही इसका परिभाषीकरण कर लेना चाहिए। स्पष्ट रूप से हमारा क्लियर हो कर लेना चाहिए, तभी हमको आगे बढ़ना चाहिए। फिर समस्या संबंधित विभिन्न अंगों का स्पष्टीकरण एवं वर्णन करना। मतलब जो इसके समस्या से संबंधित जो हम वेरिएबल ले रहे हैं, जो चर ले रहे हैं, या जिस पर हम कार्य, जिस विषय, जिस बिंदु पर हम कार्य कर रहे हैं, उससे संबंधित और भी अंग जो हैं, जिनका संबंध हम इसके साथ में बताना चाह रहे हैं, या जोड़ना चाह रहे हैं, या किस स्तर तक हम काम करने वाले हैं, इसके घटक कौन कौन से हैं, या इसके और कौन कौन से आयाम इससे जुड़े हुए हैं, इन सभी को हमको क्लियर कर लेना चाहिए, और हमको स्पष्ट रूप से इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हम किन किन बिंदुओं को छूने वाले हैं, किस किस स्तर तक के हम इस पर कार्य करने वाले हैं। ये समस्या हमारी, हम किस तरीके से हम इसको हल करेंगे या आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे, वो हमारा क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। फिर समस्या में प्रयुक्त शब्दों एवं संकल्पनाओं के अर्थ को स्पष्ट करना तथा उसे परिभाषित करना। जिन जिन जो
कीवर्ड्स जिनको बोलते हैं, मतलब एक समस्या के अंतर्गत उपयोग में लाए जाने वाले हर महत्वपूर्ण शब्द को विशेष अर्थ, उसका विशेष अर्थ, उसकी संकल्पना क्या है, उसका हम प्रयोग क्यों कर रहे हैं, उसका किस परिप्रेक्ष्य में उसका उपयोग या किस सार्थकता के साथ हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं ये स्पष्ट होनी चाहिए। परिभाषीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके आधार पर हम समस्या को परिभाषित करते हैं एवं स्पष्ट करते हैं। इस तरीके से हम समस्या का चयन करते हैं और इन बिंदुओं को हम ध्यान में रखते हैं। इसके अंतर्गत आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, मैं आपको इसका एक पीडीएफ बनाकर इसमें नीचे लिंक दे दूँगी, आप उसमें देख लीजिएगा और आप उस आधार पे उसको देख सकते हैं। वैसे आप जितने भी आपने स्लाइड देखी, इन स्लाइड्स का फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आप इनमें और मुझे सुझाव दीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी इसको व्यवस्थित तरीके से या अगले वीडियो में मैं उसमें सुधार करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली बार फिर मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले बिंदु पर मिलने के लिए फिर से आपसे मिलने उपस्थित होंगी। नमस्कार।